तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कुछ इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो कि रेडिएशन द्वारा ग्रेन्स की या फ्रूट्स की या स्पाइसेस की या मैरीन फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया, जिससे कि वेस्टेज को कम किया जाए। जहाँ तक हैवी वाटर का सवाल है, जिसको हम लोग ज़्यादा करके मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं एक रिएक्टर के अंदर, उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं, वो हम लोग विदेश के अंदर निर्यात भी करते हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा एक्सीडेंट होने के बाद जो प्रोग्राम है वो कई दशक पीछे चला जाता है। तो वर्ल्ड में अभी 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, आपने शायद नाम सुने होंगे, 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा। तो उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। टेक्नीशियम 99 अगर वाशी से चलता है और उसको श्रीनगर जाना है, गुवाहाटी जाना है, तो कैसे भी आप करेंगे तो उसकी तो जो लाइफ है जब तक वो पहुंचेगा वो लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये क्या किया जाता है कि वो बजाय टेक्नीशियम 99 भेजने के मोलिब्डेनम 99 जो उसका पेरेंट न्यूक्लियोटाइड जो टेक्नीशियम 99 को जन्म देता है, टेक्नीशियम 98 जिसका डॉटर है, वो मोलिब्डेनम 99 की वहां पर एक किट लगा दी जाती है ताकि तुम खुद मिल्क करो टेक्नीशियम 99। वो टेक्नीशियम 99 मिलके वो खुद रेडियो फार्मास्यूटिकल बना के वो इंजेक्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट के भाग 2 में। मेरी आप सबसे विनंती है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आपने फाइटो रेमेडिएशन नाम के कंसेप्ट पे काम किया है, तो सबसे पहले तो आप ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है वो बताइए और इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी बताइए। प्रतीक जी, फाइटो बेसिकली जो मुझे शायद थोड़ा ध्यान है वो इट इज़ ए प्लांट, एक्चुअली इट इज़ ए प्लांट रेमेडिएशन। नाउ यू विल से हाउ सडनली दिस plants have come in. So you imagine a situation when we have a large area which is contaminated by some toxic I will say elements. Toxic element जरूरी नहीं कि रेडियो न्यूक्लाइड हो। देर आर अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स, जैसे आर्सेनिक है, कई जगह फ्लोराइड वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, लेड की भी प्रॉब्लम आती है। वो कई जगह मैंने को ये सुनने में आया है कि यूरेनियम वो भी कुछ वेल के अंदर जो लिमिट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट इज़ दैट many times you face with a situation where either accidentally radionuclides are released in a vast area, and also sometimes water is contaminated with the radionuclides. So the conventional methods like our chemical methods, I am talking physical methods. Chemical method we have already talked, like our precipitation, solvent extraction, I think they will become cost prohibitive. See, you can manage indoor some plant operations, but when it is come on a large scale in the environment, then I think kilometers or tons of soils, or I will say so many wells altogether, they are contaminated with the toxic material. Then फिर ये ज़रूरी होता है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी निकाली जाए जो कि वास्ट स्केल के ऊपर जिसको हम लोग यूज़ कर सकें। तो प्लांट्स इस तरह के ग्रो करना जिनकी एबिलिटी है कि वो उन तरह के मेटल आयंस को वो अपटेक कर लें, वो रूट में भी कर सकते हैं या अपनी स्टेम में कर सकते हैं, लीव में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइटो रेमेडिएशन एक बहुत ही एक नॉवल आइडिया है जो कि कई कंट्रीज़ के अंदर यूज़ भी हुआ है, जहाँ पर रेडियोन्यूक्लाइड्स के लिए या दूसरे टॉक्सिक मेटल के लिए कुछ स्पेशल प्लांट्स वो ग्रो किए जाते हैं और उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो मेटल अपटेक कर लेते हैं और
उसकी दूसरी ये रिक्वायरमेंट है कि दे शुड बी ग्रोइंग फास्ट। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं वो ना मत खाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ 2-3 प्लांट हैं जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं। सनफ्लावर एक है, मॉस है, मस्टर्ड है, जो कि कई जगह पर ये ग्रो की जाती है। सो द आइडिया बिहाइंड इज़ कि जब वो प्लांट ग्रो करेंगे तो वो अपने साथ वो टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपने साथ ले जाएंगे, और फिर जब क्रॉप रेडी होगी तो हम लोग वो जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करके उसका इंसिनरेशन कर देंगे एक्चुअली। तो आप ये देखिए कि कहाँ पर वो किलोमीटर्स एरिया में जो रेडियोन्यूक्लियर फैला हुआ था वो फाइनली कुछ ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डिस्पोज करना बहुत ही आसान होगा एक्चुअली। तो ये तो फाइटो रेमेडिएशन की स्टोरी है। तो मेरा एक सौभाग्य था कि एक पालनपुर करके हिमाचल प्रदेश के अंदर एक CSIR की लैब है जहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा होता है फाइटो प्लांट्स के ऊपर। तो उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग रेडियोन्यूक्लाइड कपटे के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो उनका एक रिसर्च स्टूडेंट हमारी लैब में आया, तो हम लोगों ने फिर मिल के काम किया था। तो ऐसे मेरा वो मेन काम नहीं है। मेन काम तो हमारा डायरेक्ट जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से रिलेटेड था, लेकिन ये भी एज ए सॉर्ट ऑफ with university collaboration also we carry out some experiments and some research work. So this was a part of that actually. आपने जो मेन काम की बात की उससे मुझे याद आता है कि आपने SSNTD नाम के एक विशेष डिटेक्टर के ऊपर भी काम किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डिटेक्टर जो है ये यूनिक कैसे है और ये क्या काम करता है? हाँ, ये प्रदीप जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर। ओके। ये बेसिकली पॉलीमर की फिल्म होती है। अब आप हैरान हो जाएंगे, डिटेक्टर्स के समझ कोई बड़ी मशीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जो आपने देखा होगा ना, ये पॉलीथीन के ये बैग वगैरह होते हैं, तो उसमें से आप ये देखिए कि एक छोटा सा पीस 1 सेंटीमीटर ऐसा अभी उसमें से निकाल लीजिए। कई बार तो उससे भी छोटा होता है। तो वो एक स्पेशल मटेरियल है एक्चुअली। ये मैं जो नॉर्मल पॉलीथीन वाला नहीं होता, तो वो स्पेशल मटेरियल हैं। उनमें से एक का ट्रेड नेम CR39 है। और अभी ये जो मटेरियल्स हैं इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि आप इस फिल्म को आप एक्सपोज कर सकते हैं किसी रेडिएशन के द्वारा। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की रेडिएशन है, हम लोग वो SSNTD का मटेरियल हम चुनते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर हमें CR39 हम आमतौर पे चुनते हैं अगर हमें अल्फ़ा रेडिएशंस को मॉनिटर करना होता है। जब मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ा रेडिएशंस को मॉनिटर करना है, तो वो जो रेडिएशंस हैं वो एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं। बिल्कुल। यानी कि उनका जो सोर्स है वो एनवायरनमेंट में हो सकता है, जैसे रेडन गैस है जो अल्फ़ा एमिट करती है रेडिएशन, या किसी लिक्विड के अंदर हो सकता है जिसमें कि कोई अल्फ़ा एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड है। तो काम ये ऐसा करता है कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी इस फिल्म को हम लोग एक्सपोज करते हैं, कई बार कुछ घंटों के लिए, कई बार कुछ दिनों के लिए। तो आप बोले कभी कैसे डिसाइड करोगे? ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितना है। तो जब एक बार वो एक्सपोज हो जाती है तो वो जो फिल्म है उसमें वो जो रेडिएशन है वो अपना एक ट्रैक बना देते हैं। तो ट्रैक से क्या मतलब है कि वो एक थोड़ा डैमेज उसके अंदर कर देते हैं फिल्म के अंदर, और वो जो डैमेज है वो नॉर्मली हमको दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता। उसको बराबर देखने के लिए माइक्रोस्कोप में तो हम लोग एक सेकंड स्टेप में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एचिंग। ओके। तो एचिंग क्या होती है कि मोस्टली वो अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड से थोड़ा हीट करके शायद 60 से 70 डिग्री में वो जो एक्सपोज्ड सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर है उसको उसमें डाल के उसको एचिंग की जाती है कुछ घंटे के लिए।
और फिर जब उसमें से निकाला जाता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम लोग ट्रैक देख सकते हैं उसमें। तो ट्रैक डेंसिटी से हमें मालूम पड़ जाता है कि उस एरिया में रेडिएशन है या नहीं है या कितनी है, वो नॉर्मल जो अलाउड लिमिट में है या उससे ज़्यादा है। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जल्दी से। उसी कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट सॉल्यूशन हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि उसमें से हमने पूरा अल्फ़ा एक्टिविटी निकाल दिया, लेकिन वो सचमुच में निकल पाया या नहीं निकल पाया, तो ये कंफर्म करने के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया भी है। जैसे कि अगर मान लो उसमें अमरीशियम जो अल्फ़ा एमिटिंग है या प्लूटोनियम अल्फ़ा एमिटिंग है, अगर थोड़ा भी ट्रेसेस अगर बच गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उस लिक्विड में हम लोग ट्रैक डिटेक्टर ये डाल देंगे और उसको कुछ दिन तक, कई बार तो 10 दिन या 1 हफ्ता भी उसमें छोड़ देंगे। फिर उसके बाद रिकवर करके एच करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर अभी वो अल्फ़ा रेडियो न्यूक्लाइड बचा हुआ है या नहीं है। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मेथड है अल्फ़ा रेडिएशंस को पता लगाने के लिए। और दूसरा एक और काम हमने किया था कुछ साल पहले, यूरेनियम सी वाटर के अंदर पार्ट्स पर बिलियन में होता है। ओके, तो अभी वो पार्ट्स पर बिलियन के अंदर यूरेनियम का पता लगाना इतना आसान होता नहीं है, बहुत सेंसिटिव मेथड निकालने पड़ते हैं और सी वाटर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, कोई भी केमिकल मेथड अगर हम लोग यूज़ करेंगे, फ्लोरेसेंस हो या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो, तो उसमें इंटरफ्रेंस होती है। ये न्यूक्लियर मेथड एक ऐसा है जिसमें इंटरफ्रेंस बहुत कम है। हम लोग सी वाटर की कुछ ड्रॉप्स अगर अपने डिटेक्टर के ऊपर अगर डाल देते हैं, जो कि फिशन के लिए जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं, और उसको रिएक्टर में डाल देंगे, तो फिशन प्रोडक्ट जो हमारे डिटेक्टर के ऊपर ट्रैक बनाएंगे वो भी हम एच करके हम उसका पता लगा सकते हैं। तो पीपीबी लेवल के ऊपर यूरेनियम को पता लगाना ये भी हमने सॉलिड स्टेट ट्रैक डिटेक्टर से किया है, जिसमें अगेन यूरेनियम 235 के फिशंस की हमें बहुत हेल्प मिली है। तो इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव मेथड एक्चुअली। आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आपने उस लेवल की जानकारी दी है जो पब्लिक डोमेन में काफ़ी कम चर्चित है। मतलब अगर हम लोग आम नागरिकों के बीच में जाके पूछें तो मुझे लगता है कि 1000 में से एक ही व्यक्ति होगा जिसको इसमें से कुछ बेसिक्स शायद कुछ बता पाए। इतना डिटेल में तो डेफिनेटली नहीं। वो क्या है कि इस तरह की चीज़ें मेरे को लगता है न्यूक्लियर साइंस या न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब न्यूक्लियर पावर एक बार फिर से वापस दुनिया में या देश में वापस आएगी, तो यंगर जनरेशन का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है जब पढ़ाई जाएंगी तो लोगों को अपने आप जानकारी थोड़ी और मिलेगी। बिल्कुल। और आपने जिस डायरेक्शन में इस संभाषण को आगे बढ़ाया है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में आगे इसको ले चलूँ, भारत इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में काफ़ी महत्व दे रहा है। ओके, तो ये इंडिजिनस होने में आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि हमने अपने प्रधानमंत्री को बहुत बार सुना है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो जो आत्मनिर्भरता है वो तो मेरे को लगता है कि हर दिशा में होनी चाहिए। बिल्कुल। भले ही वो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं या डिजिटल इकोनॉमी है, आईटी सेक्टर है, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भरता न्यूक्लियर फील्ड में भी होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होती है कि परिस्थितियाँ, हालात, कंडीशन इस तरह के होते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आदमी को चैलेंजेस रहते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे हम लोग पावर ले सकते हैं, न्यूक्लियर पावर ले सकते हैं, उसके लिए सबसे जो एसेंशियल जो मटेरियल है वो है न्यूक्लियर फ्यूल, जिसको हम लोग आमतौर पे नेचुरल यूरेनियम भी बोलते हैं।
दूसरा इम्पॉर्टेंट उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल लगता है, उसको हैवी वाटर बोलते हैं। मेरे को लगता है दो ये क्रिटिकल मटेरियल्स हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आपको कि जहाँ तक हैवी वाटर का सवाल है, जिसको हम लोग ज़्यादा करके मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं एक रिएक्टर के अंदर, उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं, वो हम लोग विदेश के अंदर निर्यात भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक यूरेनियम का सवाल है, वो चूँकि नेचर में पाया जाता है, तो हमारे यहाँ जो टोटल जो स्टॉक है नेचर के अंदर हमारे देश में, उसकी एक लिमिट है। तो अगर मान लो हम लोगों को सारे रिएक्टर अपने ही बनाए हुए यूरेनियम से चलाने पड़ेंगे, तो हम अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को बहुत आगे इस वक्त नहीं ले जा सकते। तो उसके अभी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिएक्टर के डिज़ाइंस हैं, इंडिजिनस रिएक्टर बना रहे हैं हम लोग। तो खाली फ्यूल की वजह से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। तो एक तरफ तो हमारा जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, NPCL, वो पहले 220 मेगावाट के रिएक्टर बनाता था, फिर 500 वाट के बनाने लगा, फिर उसके बाद 700 मेगावाट के बन रहे हैं। तो उनके लिए कुछ यूरेनियम जो हम लोग अपने रिसोर्सेज से अवेलेबल नहीं करा सकते, कुछ विदेश से भी हमें मंगाना पड़ता है। हमारी ये भी कोशिश है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग प्लूटोनियम भी बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्टर जिसको हम लोग फास्ट रिएक्टर बोलते हैं, वो हम लोग इंडिजिनसली प्लूटोनियम बेस्ड यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं उसको, उससे चलाएं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने बीच में आपको बोला था कि उसमें अगर हम लोग उन रिएक्टर में अगर हम थोरियम यूज़ करेंगे एज ए ब्लैंकेट, तो उसमें यूरेनियम 233 बन सकता है। तो ये सेकेंड या थर्ड स्टेज जो कि डॉक्टर होमी भाभा ने एनविसेज किया था, मुझे लगता है आज से लगभग 5 या 6 दशक पहले, हम लोग उस दिशा के ऊपर बढ़ रहे हैं। कई चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की हेल्प से, साइंटिफिक कम्युनिटी की हेल्प से हम लोग पॉजिटिव दिशा के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसी तर्ज पे जो अभी 2024 में INSSE की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने एक प्राइम फोकस रखा था इस विषय पे, जिसको उन्होंने नाम दिया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर रेनेसांस। तो मेरा सबसे पहला आपसे अनुरोध यही है कि पहले तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और न्यूक्लियर रेनेसांस क्या होता है समझाइए, और एक फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण तरीके से स्ट्रक्चराइजेशन होना क्यों ज़रूरी है हमारी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो प्रतीक जी, ऐसा है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो है उसके मैं बोलूँगा कि 2-3 जो स्पेशल फीचर्स हैं, मैं पहले वो मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये एक ऐसा न्यूक्लियर इंडस्ट्री की देन है कि हमें ये ग्रीन एनर्जी की भाषा में की परिभाषा के अंदर भी इसको लाया जा सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपेयर टू द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें कार्बन एमिशन ना के बराबर होता है। और हमारे वर्ल्ड का भी और हमारे देश का भी ये गोल है कि 2070 तक हमको कार्बन एमिशन न्यूट्रलिटी लानी है, तो न्यूक्लियर पावर तो हमको आगे देना ही पड़ेगा। तो एक तो ये उसका पॉजिटिव फीचर है। दूसरा है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा एक्सीडेंट होने के बाद जो प्रोग्राम है वो कई दशक पीछे चला जाता है। तो वर्ल्ड में अभी 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, आपने शायद नाम सुने होंगे, 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा। तो उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हर चीज़, मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ हो रही है, वो बहुत रेगुलेटेड वे के अंदर होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। और हर स्टेज के ऊपर एक रेगुलेटर को
वो चेक करना चाहिए। अब इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सेफ ऑपरेशन करें, तो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसकी पूरी कंडीशंस को पूरा तरह से हम लोग फॉलो करें। एक्चुअली बिल्कुल रेगुलेटरी इंस्पेक्टर आते हैं, उनके साथ सहयोग करें। जो पंप वगैरह यूज़ होते हैं जो कि सेफ्टी के टाइम में कभी भी हमको यूज़ करने पड़ते हैं, वो चेक किए जाए, वो बार बार उनको चेक किया जाए कि वो ज़रूरत के टाइम पे इमरजेंसी में काम करना बंद तो नहीं कर देंगे। फुकुशिमा में अगर आपने सुना होगा कि सुनामी आया था और पंप ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो सबमर्ज थे और पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी सब ख़त्म हो गई। अब ये हो सकता है कि हम एग्जैगरेटेड वे में कर रहे हैं, लेकिन जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर मशीन, न्यूक्लियर डिवाइस, भले ही वो एक्सेलरेटर हो, भले ही वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो, जब वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हर स्टेज के ऊपर रेगुलेटरी इंस्पेक्टर या सेफ्टी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सेफ्टी इज़ आई थिंक द हॉलमार्क, आई विल से, एंड दैट कैनॉट बी कंप्रोमाइज्ड। और उसके अंदर कई ऐसे फीचर्स बनाए जा रहे हैं, जबकि एक्सीडेंटल कंडीशंस के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो बिना इलेक्ट्रिक पावर के ही ग्रेविटी से या और किसी तरीके से रिएक्टर को कूल कर दिया जाए, कोर को कूल कर दिया जाए, ताकि ये सिचुएशन नहीं आए जो कि फुकुशिमा में या और कंट्री में हुई, जिसमें कि फ्यूल मेल्टडाउन हो गया और रेडियो न्यूक्लियर रिलीज़ हुआ। तो ऐसा कभी भी ना हो, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि क्या एक्सीडेंट के अंदर जो चीज़ें इनबिल्ट होनी चाहिए रिएक्टर सिस्टम में, क्या वो सब हैं, सारे जो ट्यूब यूज़ हो रहे हैं, चैनल यूज़ हो रहे हैं, फ्यूल यूज़ हो रहा है, मॉडरेटर यूज़ हो रहा है, कूलेंट यूज़ हो रहा है, क्या वो सब सर्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटर है कि नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने जो क्वालिटी कंट्रोल की बात की वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक ये सही अथॉरिटीज़ के अंडर में किया जा रहा है तब तक ये बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली एक और चीज़ पे बहुत फोकस कर रही है, वो है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के पीछे पड़े हैं इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। इस चीज़ में अगर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ जाए, ओके, तो आपका क्या मत है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होगा उसको हम लोग कैसे अंकुश में रखेंगे? नहीं प्रतीक जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ज़रूरी इसलिए भी है कि हर काम गवर्नमेंट अपने बलबूते के ऊपर कई बार नहीं कर पाती। जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि इस गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक एम्बिशियस न्यूक्लियर पावर प्लान अब लेकर आए हैं। आई थिंक इट इज़ 2047 तक वो 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में हम लोग 8 या 9 हज़ार मेगावाट बना रहे हैं और हम 100 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। वन इंडिया वन ग्रिड। बहुत बहुत लंबी छलांग लग रही है एक्चुअली। तो अभी डेफिनेटली देखो, इसके अंदर दो पहलू आते हैं। एक तो है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री को अगर चलना है तो उसे गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। फॉर्चुनेटली काफ़ी विदेश के या देश के जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपका सवाल है क्वालिटी कंट्रोल या रेगुलेशन से। बिल्कुल। तो जितना मैं समझता हूँ, रेगुलेशन के अंदर कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। रेगुलेशन वही एजेंसी करेगी जो आजकल कर रही है, उसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सारे ऑपरेशन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अंडर ही हैं, थे और रहेंगे। भले ही प्राइवेट कंपनी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करे,
हो सकता है वो अपना डिज़ाइन किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलके बना भी लें, लेकिन किसी भी हालत में उनको परमिशन नहीं मिलेगी कोई भी रिएक्टर बनाने की, चलाने की, जब तक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड उसको क्लियरेंस नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी ये भी क्लियर नहीं है, शायद आने वाले दिनों में अभी जब पार्लियामेंट में ये जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसमें शायद क्लियर होगा कि क्या उन प्राइवेट कंपनीज़ को रिएक्टर ऑपरेशन का अधिकार दिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। रेगुलेटरी बोर्ड की तो बात मैंने ऑलरेडी बता दी है। ऑपरेशन भी खाली उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि साइंटिफिकली, टेक्निकली पूरे क्वालिफाइड हों। बिल्कुल। और ये जो बैकग्राउंड है, ये जो नॉलेज है, ये जो ट्रेनिंग है, ये सब इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर एनपीसीएल के पास ही है। कुछ महीने पहले मैंने ऐसा सुना था कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि एनपीसीएल और एनटीपीसी वो दोनों मिल के बनाया है, जिसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता था दोनों सहयोग करेंगे तो मैनेजरियल कैपेसिटी में या अपना कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी कर सकती है। लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर नो हाउ, न्यूक्लियर नॉलेज की सवाल है, न्यूक्लियर पावर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो ऑपरेशन हैं, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो एनपीसीएल के हाथ में ही रहेगा। अभी प्राइवेट कंपनी जब विदेशी कंपनियों के साथ मिलके कुछ अपनी लेके आएंगी प्रपोज़ल, मुझे लगता है कि एनपीसीएल का रोल तो रहने वाला ही है और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का तो निश्चित रूप से रहेगा। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन देश के लिए इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमारे पब्लिक में कई बार इसके बारे में बहुत सारी अज्ञानता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रकार के उद्वेग होते हैं। ठीक है, बहुत सारा पब्लिक आउटरीच, प्रोटेस्ट भी होता है। तो इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी जो है इस पर्टिकुलर विषय को पब्लिक को सही तरीके से समझाने के लिए क्या योगदान दे रहा है या क्या स्टेप्स ले रहा है? ये प्रतीक जी, ऐसा है कि सबसे जो बड़ा पब्लिक के अंदर जो डर है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर है। और अगर सच में मेरे से पूछें तो इसकी जो अगर इतिहास में जाएंगे, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पूरे संसार में हर लोग रेडिएशन के नाम से बहुत ज़्यादा डर पैदा हुआ है। लेकिन ये भी आपको सच्चाई से आप झुठला नहीं सकते कि इस वक्त लगभग 400 न्यूक्लियर रिएक्टर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक ज़माना था कि 17% था, आज वो कम थोड़ा हुआ है क्योंकि बीच में कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए। अब 10% के करीब जो बिजली है वो न्यूक्लियर पावर से मिलती है और ये बहुत ही ग्रीन पावर है। लेकिन जो आपका सवाल है कि रेडिएशन से लोग बहुत घबराए हुए हैं, तो ये देखिए कि यूनियन कार्बाइड का भोपाल में एक्सीडेंट हुआ जी, कितना नुकसान हुआ। कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हैं, उनसे भी कई बार नुकसान हुए हैं। लोग आम तौर पे वो सब भूल जाते हैं और खाली न्यूक्लियर रेडिएशन के डर को ही अपने साथ बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंसाफ नहीं है। ये भी ज़रूरी है पब्लिक को ध्यान रखना कि न्यूक्लियर रेडिएशन के कितने बेनिफिट्स हैं। सबसे सिंपल उदाहरण तो मैं ये देता हूँ कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिना एक्सरे के कोई हॉस्पिटल हो सकता है? तो एक्सरे भी एक रेडिएशन है। अब हर रोज़ लाखों लोग, मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक्सरे रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। एक्सरे की फिल्म जाती है और उससे पता लगता है कि उनकी हड्डी जुड़ी है या टूटी है।
इसी तरह से सीटी स्कैन भी किए जाते हैं। और तो और मुझे लगता है कि अभी लोगों को ये भी पता है कि कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। तो मैं ये कहता हूँ कि फियर है रेडिएशंस का, और लोगों तक ये बात पहुँचे कि कंट्रोल तरीके से रेगुलेटेड वे के अंदर अगर रेडिएशंस ली जाएं तो वो बेनिफिशियल हैं, ना कि हानिकारक हैं। ओके। तो आईएनएस का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि पब्लिक में आउटरीच में लोगों के सामने यथास्थिति को लोगों के सामने रखना। और ये मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हैं या कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो कुछ यूनिट्स बने हुए हैं, जितने भी देश के अंदर रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करने वाले जो मशीनें हैं, जो एक्सरे वगैरह हैं या और पेट स्कैनर हैं या मेडिकल साइक्लोट्रॉन हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, वो बिना रेगुलेटरी अथॉरिटी के वो ऑपरेट नहीं हो सकते, बिना अथॉरिटी के कोई ऑपरेटर बन नहीं सकता। तो ये सब कंट्रोल वे के अंदर सब होता है। तो आईएनएस समय समय के ऊपर कॉलेजों में या पब्लिक के सामने जाके यथास्थिति को रखने की कोशिश करती है। और इसी तर्ज पे मुझे ये भी पूछना है कि न्यूक्लियर साइंस जितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको भारत में सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही नहीं बल्कि और भी विषयों में कार्यरत किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इसका आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने। मेरे को लगता है कि इसके थोड़ा 5 मिनट लूँगा मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो है हेल्थ साइंस। तो हेल्थ साइंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो उसको बोलते हैं हम रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है कि रेडियो न्यूक्लियाइड एक कैरियर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं, ये हालांकि रेडियो न्यूक्लियाइड का जो प्रोडक्शन है वो रिसर्च रिएक्टर बीआरसी में, अप्सरा में या ध्रुवा में होते हैं, लेकिन उसके बाद वाशी न्यू बॉम्बे के अंदर एक यूनिट है, उसको ब्रिट बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। वहाँ पर ये रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाए जाते हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं। और शायद 350 न्यूक्लियर मेडिसिन हॉस्पिटल हैं इस देश में, 350। तो ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं, ये कई तरह के काम करते हैं। आई मस्ट से कि ज़्यादा करके ये काम डायग्नोस्टिक का होता है, लेकिन कई बार थेरेपी का भी होता है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब रेडियो फार्मास्यूटिकल कई जगह भेजा जाता है, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि वो समय के ऊपर हॉस्पिटल में पहुँचे, ताकि उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है ख़त्म होने से पहले ही वो यूज़ हो जाए। तो एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं। एक टेक्नीशियम 99 करके एक ऐसा रेडियो न्यूक्लियाइड है, जिसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 घंटे है। अब आप इमेजिन करिए कि टेक्नीशियम 99 अगर वाशी से चलता है और उसको श्रीनगर जाना है, गुवाहाटी जाना है, तो कैसे भी आप करेंगे तो उसकी तो जो लाइफ है जब तक वो पहुंचेगा वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या किया जाता है कि वो बजाय टेक्नीशियम 99 भेजने के मोलिब्डेनम 99 जो उसका पेरेंट न्यूक्लियाइड है, जो टेक्नीशियम 99 को जन्म देता है, टेक्नीशियम 99 जिसका डॉटर है, वो मोलिब्डेनम 99 की वहाँ पर ये किट लगा दी जाती है, ताकि तुम खुद मिल करो टेक्नीशियम 99। वो टेक्नीशियम 99 मिल के वो खुद रेडियो फार्मास्यूटिकल बना के वो इंजेक्ट करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर।
अगर हाफ लाइफ कुछ दिनों की होती है तो ब्रिज से जा सकती है, अगर घंटों की होती है तो पेरेंट को भेजा जाता है ताकि वो मिल करके वो इंजेक्ट किया जा सके। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, शायद आपके ऑडियंस को नहीं मालूम होगा कि 68-69 में मैं बीआरसी में आया तो 70 के अर्ली 70 में एक प्लांट लगा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साउथ गेट में, उसका नाम था आइसोमेड। वो आइसोमेड का काम क्या था कि गामा रेडिएशन द्वारा मेडिकल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करना। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स जो ऑपरेशन में काम आते हैं, ऑपरेशन स्विचेस हो सकते हैं, इवन कॉटन हो सकती है, सिरिंज, नीडल, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि लगभग 50 साल तक अनइंटरप्टेड वे में आइसोमेड ने काम किया। और बॉम्बे बेस्ड या वेस्टर्न इंडिया बेस्ड बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी, जो ऑपरेशन के काम में आते हैं, वो सब वहाँ पे स्टरलाइज होते हैं। और स्टरलाइजेशन के अंदर एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है। पुराना तरीका जो था वो केमिकल से स्टरलाइजेशन होती थी या हीट से होती थी, जो कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, या कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केमिकल से टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ये रेडिएशन कंट्रोल वे के अंदर दी जाती है और सील्ड कंडीशन में दी जाती है, यानी कि पैकेट सील कर दिए जाते हैं और तब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम लोग ये प्रोडक्ट्स को हम ले जाते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी रेडिएशंस कंट्रोल वे के अंदर रिसीव होती है और फिर कन्वेयर बेल्ट से वो वापस आके ट्रक लोड होके वो अलग अलग हॉस्पिटल में भेज दी जाती है। अभी इसी चीज़ को थोड़ा और आगे ले गए तो रेडिएशंस का यूज़ फूड प्रिजर्वेशन में। आपको ये मालूम होगा कि हमारे देश में कई कारणों से फूड ग्रेन वेस्ट हो जाता है। लगभग ऐसा मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि 10% फूड वेस्ट होता है, जिसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो कई लाख करोड़ में पड़ती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कुछ इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो कि रेडिएशन द्वारा ग्रेन्स की या फ्रूट्स की या स्पाइसेस की या मैरीन फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वेस्टेज को कम किया जा सके। ज़रूर। इसमें मैं जल्दी से ये ऐड करना चाहता हूँ, चूँकि रेडिएशन द्वारा जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अंदर भी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कितनी रेडिएशन दी जाए। तो उसको हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं किलो ग्रे के अंदर। तो वो स्पाइसेस में हम लोग कुछ 10 किलो ग्रे के करीब दे सकते हैं, मैरीन फूड में 2-3 किलो ग्रे दे सकते हैं। इवन मैंगोज़ की स्टोरी मैं थोड़ी बताना चाहूँगा। मैंगोज़ अगर विदेश में हमें निर्यात करना है तो अमेरिका जैसे कंट्री में ये रिक्वायरमेंट है कि वो बिना रेडिएशन के वो लेंगे ही नहीं। करेक्ट। तो अभी देश के अंदर ऑलरेडी इस तरह का सिस्टम डेवलप हो गया है कि हम लोग मैंगोज़ भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है। स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं उसमें रेडिएशन द्वारा जो भी खर्चा आता है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के अंदर शायद कई प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेडिएशन प्लांट चल रहे हैं जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स को करते हैं, या फिर कई ऐसे काम भी हो रहे हैं जो कि रेडिएशन द्वारा, जैसे कि कुछ रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इवन यहाँ तक कि डायमंड में कलरेशन करना। वाओ। ये भी सब जो कि एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो कई तरह की रेडिएशंस, कई जगह हम लोग गामा रेडिएशन यूज़ करते हैं, कई जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं। तो कई तरह के रेडिएशन द्वारा हम लोग, शायद मुझे लगता है 35 के करीब इस तरह के प्लांट इस वक्त देश के अंदर चल रहे हैं जहाँ पर
इरिडिशन द्वारा हम प्रोडक्ट्स को या तो शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं या उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अमेजिंग। लास्टली एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ क्रॉप्स के अंदर, कई बार आपने सुना होगा जेनेटिकली हम लोग इम्प्रूव करते हैं कई क्रॉप्स को, बायो इंजीनियर्ड, तो कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन इसको अभी मैं ये कहूँगा कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ये म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं जिसमें कि इरिडिएशन द्वारा अगेन ज़्यादा करके गामा रेडिएशन यूज़ करते हैं। ये काम ज़्यादा करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर ही ज़्यादा हुआ है। और अभी तक शायद 50-55 के करीब ऐसी फसलें हैं जो कि डेवलप हुई हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में और जिनकी टेस्टिंग हुई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या IRI के इंस्टीट्यूशन में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसर्न जो भी उनका मिनिस्ट्री है उसने नोटिफाई किए हैं कि ये चीज़ें पब्लिक के डोमेन में आ सकती हैं। तो शायद 1000 टन से ज़्यादा म्यूटेंट वैरायटी के जो सीड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ इस तरह की क्रॉप्स हैं, पर्टिकुलरली आई थिंक राइस है, ग्राउंडनट है, इवन उड़द दाल है, जिसमें कि महाराष्ट्र के अंदर लार्ज वैरायटीज़, राइस शायद छत्तीसगढ़ में ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है म्यूटेंट वैरायटी का, तो उड़द दाल भी बहुत ज़्यादा इस वैरायटी की डेवलप होके इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यील्ड ज़्यादा आती है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, पेस्ट रेजिस्टेंस होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, कई बार जो जितना पानी चाहिए उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह कई एडवांटेजेस हैं ये म्यूटेंट्स के अंदर, जिससे कि इवन फार्मर्स के अंदर भी ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप इरिडेटेड जो म्यूटेंट वैरायटी अगर यूज़ करेंगे तो उसके यील्ड में या इन द लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल। मुझे एक स्पीच याद आ रही है हमारे रिस्पेक्टेड काकोडकर साहब की। उन्होंने एक भाषण में कहा था, मुझे याद है, कि आप ध्यान रखिए कि जब आप उडुपी रेस्टोरेंट से जब आप एक इडली की प्लेट लेंगे तो उनमें से एक इडली में जो उड़द दाल यूज़ हुई है वो म्यूटेंट वैरायटी से आई है एक्चुअली। तो मुझे ये थोड़ा ध्यान आ रहा है। तो मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि इसका प्रचलन हुआ है। बढ़िया। आई गेस इससे अलावा भी कई ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हमारी सरकार और हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसके इम्पोर्टेंस को और इसके यूज़ में ऊपर काम ज़रूर कर रही होगी। मुझे आगे बढ़ के ये आपसे पूछना है कि कुछ समय पहले आपको भारत की जो इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। ये जो सोसाइटी है ओके, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो आप मुझको ये बताइए कि अगले 5 से 10 साल को अगर हम लोग मद्देनज़र रखें तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया के जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि मैं अभी इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी से पिछले हफ्ते से जुड़ा हूँ जी। मैं तो, क्योंकि हमारी टर्म 2 साल की है, तो मैं आने वाले 2 साल के बारे में ही थोड़ा बता पाऊँगा। ओके। तो उसमें से 2-3 चीज़ों की तरफ हम लोग, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मैं उसके सहयोग से काम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक तो हम लोग अपना इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी का अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। तो प्रतीक जी, एक चीज़ ज़रा आप ध्यान में लाइए, हमारी जो इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें 70-80% ऐसे लोग हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जिन्होंने 30-40 साल काम किया और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी का। वाह। अब इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी की ये कोशिश होगी कि कैसे उनकी जो टैलेंट है, ये इतना बड़ा रिज़र्व है जो हमारे इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के पास, उसकी टैलेंट को कैसे यूज़ किया जाए।
देश के लिए, सोसाइटी के लिए। तो जो चैलेंजेस हैं न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, हम चाहेंगे कि हम एक्सपर्ट्स ग्रुप की हेल्प से हम लोग कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करें जो कि हम पब्लिक डोमेन में लाएं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। लेकिन जो इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी का जो एक्सपर्ट रिजर्व पूल है, वो रिटायर्ड लोग हैं उनमें से काफ़ी, तो हम लोग चाहेंगे उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वो हिस्सा बने और वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ डॉक्यूमेंट बनाएं, जो कि हम लोग या तो न्यूज़पेपर्स में, पीरियोडिकल्स में या इंटरनेशनल जर्नल्स में हम वो व्यूज़ को इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी की तरफ से हम लोग पब्लिश कर सकें। तो उसमें कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जिनकी तरफ हो सकता है गवर्नमेंट का ध्यान नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट अपने काम में, रोज़मर्रा के काम में इतने बिजी रहते हैं कि ये लोगों का जो एक्सपर्ट पूल है, हो सकता है कुछ नया आइडियाज़ भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। तो बेसिकली इन शॉर्ट आई विल से द कंटेम्पररी टॉपिक्स ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल इंटरेस्ट। सो वी लाइक टू नाउ form the center of excellence where the experts can brainstorm and bring out some documents. तो इसी तर्ज पे मुझे ये भी समझना है कि इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी INS का जो गठन है वो 1988 में हुआ था। मुझे ये बताइए कि आज तक INS ने कुछ डेफिनेटली की माइलस्टोन्स अचीव किए होंगे, तो उसमें से प्रमुख कौन से हैं? देखिए, INS तो आपने ठीक बताया कि 1988 में इसका बर्थ हुआ था और इसके इनाग्रेशन होमी भाभा ऑडिटोरियम टाटा इंस्टीट्यूट में बहुत प्रतिष्ठित हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट श्री JRD टाटा ने किया था। और इसके साथ एज प्रेसिडेंट बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर अयंगर, डॉक्टर चिदम्बरम, और एज मेंटर आई विल से डॉक्टर काकोडकर, ये सब जुड़े रहे हैं। अभी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, पर्सनली आई विल लाइक टू ऐड, कि इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर MV रमनैया थे, जो मेरे PhD गाइड भी थे। वाओ! तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट which under whom I have cut my teeth in research actually. जी। तो coming back to the big contribution made by Indian Nuclear Society, तो एक तो क्या है कि समय समय के ऊपर वो नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके दे डिबेट ऑन द टॉपिक्स ऑफ वाइटल इंटरेस्ट टू द नेशन, and it is very important to highlight the importance of nuclear power from both point of view, particularly that it is a green energy। जैसे आपने सुना होगा कि ये COP26, COP27, COP28, हर बार जब ये कमेटी जब मिलती हैं तो उनमें न्यूक्लियर पावर का रोल हर नई कॉन्फ्रेंस के अंदर बढ़ा दिया जाता है। तो INS के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। INS के जो प्रोग्राम हैं वो देश की सरकार ने भी बहुत ज़्यादा उनको सम्मान दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रेसिडेंट कलाम हमारे प्रोग्राम में आए, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये सब हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। और हमारे जो INS अवार्ड देता है अपने सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट को, उस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो विनर्स थे उनको वो फेलिसिटेट किया। रिसेंटली एक स्कीम जो कि पिछले साल शुरू हुई है, इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी सपोर्ट कर रही है ऐसे रिसर्चर्स को, यंग रिसर्चर्स को जो विदेश में जाना चाहते हैं
ऐसे प्रोग्राम के लिए जो कि साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, और किसी वजह से पैसे की कुछ कमी के कारण वो नहीं जा पाते। तो हम लोग पूरी तरह से तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री सपोर्ट उन रिसर्चर्स को हमने देना शुरू किया है। ये इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी की जो कंट्रीब्यूशन है ये पिछले साल शुरू हुई है, लेकिन आने वाले वर्षों के अंदर हमारा तो अभी ये फोकस रहेगा कि हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएं, आउटरीच प्रोग्राम में हम लोग हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ जुड़ें। अभी जल्दी ही हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि डिफेंस वेटरन्स के लिए रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एडवोकेट के साथ, पुलिसमैन के साथ, इवन टैक्सी ड्राइवर के साथ भी प्रोग्राम करें, ताकि उनको पता लगे कि सोसाइटल बेनिफिट्स क्या हैं हमारे प्रोग्राम के। और इसके साथ साथ हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, किसी तरह से एनकरेज करना चाहेंगे, फेलिसिटेट करना चाहेंगे, जो अच्छा ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे हैं, अच्छे रेडिएटर चला रहे हैं, अच्छी न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं अच्छे कॉलेजों के अंदर। हम ऐसे लोगों को, या जो फार्मर्स हैं जो म्यूटेशन ब्रीड वगैरह का अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उस तरफ भी इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी का ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। डेफिनेटली। तो अब हम हमारे पॉडकास्ट के एक ऐसे सेगमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे आपको क्विक आंसर्स देने होंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रैपिड फायर भी हो सकता है। सबसे पहला सवाल यही है कि रेडियो केमिस्ट्री, जिस विषय में आपने काम किया है, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री, आपको क्या लगता है कि अगले 10 से 20 साल में इसमें क्या ऐसा इनोवेटिव नया और आ सकता है? देखिए, रेडियो केमिस्ट्री इन पर्टिकुलर तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट रेडियो केमिस्ट्री विल बी ए पार्ट ऑफ, आई विल से, प्रोग्राम जिसको मैं बोलता हूँ ADSS, एक्सेलेरेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल सिस्टम, जो कि बेसिकली ऐसा एक रिएक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हम लोग माइनर एक्टिनाइड्स को बर्न कर सकें और साथ में थोरियम से पावर पैदा कर सकें। अब ये सारा काम जो सा है वो रेडियो केमिस्ट्री का ही नहीं है, लेकिन रेडियो केमिस्ट्री कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ADSS। और ADSS का जो प्रोजेक्ट है वो कई इंटरनेशनल ऑलरेडी चल रहे हैं। फ्रांस के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सफलता भी मिली है। बेल्जियम के अंदर मायरा करके प्रोग्राम है जो कि ये ADSS को चला रहा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि इवन फ्यूज़न रिलेटेड भी जो कुछ काम है आइटर वगैरह के, जो कि शायद फ्रांस के अंदर चल रहा है, साउथ फ्रांस में, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट है। तो फ्यूज़न रिसर्च के अंदर भी रेडियो केमिस्ट्री कैन प्ले पार्ट, आई विल से। ओके। आपके करियर के सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी क्या थी? मैं डिस्कवरी वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई विल से कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगा कि मैन मेड एलिमेंट में एक प्लूटोनियम एलिमेंट है जो कि 6 तरीके से केमिस्ट्री के लोगों के सामने आता है। जब मैं 6 तरीके से बोलता हूँ, आमतौर पे कोई भी एलिमेंट होता है वो 1 वैलेंसी या 2 वैलेंसी का होता है, में पाया जाता है। प्लूटोनियम 6 वैलेंसी में पाया जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। मैं डिस्कवरी वर्ड तो उसके लिए नहीं यूज़ करता, तो प्लूटोनियम के ऊपर काम करना अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग था। ओके। एक ऐसा कोई मिसकंसेप्शन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जिसको आप दूर करना चाहें? मिसकंसेप्शन तो मेरा अभी यही है, इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ कि रेडिएशंस आर सेफ इफ़ दे आर यूज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो यू शुड ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ एक्सरे। बिना एक्सरे के हमारी लाइफ में, मेडिकल फील्ड में काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती, तो कंट्रोल वे के अंदर रेडिएशंस आप यूज़ करिए और उसके बहुत बेनिफिट हैं। राइट। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल एक्चुअली ज़बानी याद होगा। सो आपका फेवरेट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में से कौन सा है और क्यों? नहीं, वो तो मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरा तो फेवरेट एलिमेंट प्लूटोनियम है, और प्लूटोनियम वो इसलिए है कि जहाँ एक तरफ वो न्यूक्लियर
पावर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। प्लूटोनियम के कई आइसोटोप रिमोट प्लेसेस के ऊपर भी यूज़ होते हैं, जो कि जिससे कॉम्पैक्ट पावर मिलती है। मैंने पहले बोला हार्ट में पेसमेकर की तरह भी यूज़ हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो हमारे जापान में जो बड़े न्यूक्लियर ये वेपन यूज़ हुए उसमें भी प्लूटोनियम यूज़ हुआ, लेकिन हमको धीरे धीरे उनसे भूल के उसके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, अगला सवाल शायद फ़नी लगे आपको। कोई ऐसा चैलेंज आपके करियर का जिसने शायद आपकी रातों की नींद खराब कर दी थी? एक समय था जब मैंने अपना साइंटिफिक कैरियर चालू किया, तो मैं ज़्यादा करके अकेला काम करता था। फिर मैंने पीएचडी किया, फिर उसके बाद हमारा एक ग्रुप बना। फिर मैं जो बीच में बात हुआ था कि मैं वो ग्रुप को लीड करता था जिसका काम था केमिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। उन्हीं दिनों में मुझे एक फेलोशिप मिला, फुल ब्राइट फेलोशिप, जिससे मैं विदेश पोस्ट डॉक करने के लिए गया। तो जब मैं लौट के आया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक़ था। हालांकि मुझे न्यूज़ तो पहले भी मिल चुकी थी। वो शौक़ ये था कि वो जो ग्रुप था जिसको मैं लीड कर रहा था वो डिसमेंटल कर दिया गया, और वो ग्रुप को किसी एक डिपार्टमेंट में जोड़ दिया गया, मुझे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। और मेरे को 1987 में जब मैं लौट के आया तो 1968-69 में मैंने अपनी रिसर्च जर्नी शुरू किया था। तो 18 साल के बाद नए सिरे से अपनी रिसर्च जर्नी शुरू करनी पड़ी। ओह माय गॉड। तो आप ये इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति जो कि लगभग प्रोफेसर के स्केल के ऊपर पहुंच गया, उसको वापस फिर पैसे के मामले में नहीं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको फिर एक जूनियर लेक्चरर की तरह काम करना शुरू करना पड़े। लेकिन उसके लिए मैं किसी व्यक्ति को तो नहीं दोष दूंगा, परिस्थितियों को ही दूंगा। अब उस वक़्त तो सचमुच में रातों की नींद उड़ गई थी, और उस वक़्त जो हमारे बॉस थे, मैं जब उनके पास गया तो वो रिटायर होने वाले थे। तो वो ज़्यादा उन्होंने बोला कि मैं इस दिशा में ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। तो कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी मैं कहूँ रातों की नींद गायब थी, करवटें लेता था। लेकिन फिर उसके बाद जिसे कहता ना कि जुनून आया कि भाई कोई बात नहीं, फिर तुम 87 को 69 समझ के ही चालू करो। और फिर मैंने काम करना शुरू किया और हिम्मत से काम करना शुरू किया, और जितना पहले करता था उससे ज़्यादा काम करना शुरू किया। तो ये सिंगल ऑथर पेपर हमारे कैरियर में कम होते हैं, मोस्टली ग्रुप के होते हैं। तो उन दिनों से फिर मैंने 87-88 में सिंगल ऑथर पेपर भी बनाया। तो विदेश के अंदर मैं था उस वक़्त, वहाँ तो टीम थी, जाने से पहले भी टीम थी, लेकिन फिर उसके बाद सिंगल ऑथर पेपर बनाया। और फिर जिसे कहते हैं ना, एक वो हिंदी की शायद कहानियाँ, जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, कुछ ऐसा बोलता है, या God help those who help themselves. I think I will put it that way actually. So I was once again blessed. Then my group was formed, and some of the very brilliant young scientists, they joined. And I am very happy now to tell you, my mantra was, the more the challenge, work harder. And I am very proud to tell you now that we did exceptionally well in subsequent years, say starting from 87-88, and I became department head in 2003. I retired in 2011. After retirement, there was a program started by, I think, Stanford University, and it is carried forward by research.com, where they publish the names and the publications of 2% top scientists of the world. Wow. And I am very happy to tell you that even 15 years after my retirement,
the last research.com publication of this type includes my name. Not only my name, there have been times when my colleagues also appear in that, and this is a rare distinction, I must tell you. From whole BRC, there are only 8 to 10 people in chemistry, and our name appearing there, it is significant, and this comes in the top 200 of the country, and of course it is 2% of the whole world actually. बिल्कुल. अब मैं अगला सवाल इसके बिल्कुल विपरीत पूछना चाहता हूँ कि अगर आप साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते? ओह, देखिए ऐसा है, एक ऐसा टाइम था जब मैं बॉम्बे आने के बाद मुझे लगा कि मुझे दिल्ली वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली का लड़का हूँ, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा जानता नहीं बॉम्बे में. तो मैंने कोशिश किया था अनसक्सेसफुल कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ और आईएएस ऑफिसर बनूँ. लेकिन जैसा डेस्टिनी था कि मेरे बॉस ने मुझे बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें पीएचडी करनी है, तो मैंने पीएचडी किया और उसके बाद मैं यहीं का होके रह गया. तो मुझे लगता है कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मेरी कोशिश होती आईएएस जाने की, और वो भी समाज के लिए काम करने की. अगर मैं उसके अंदर भी सफल नहीं होता तो मुझे एक सोशल वर्कर की तरह काम करने में भी बहुत आनंद आता है. और पर्टिकुलरली प्रतीक जी, मैं 2-3 एक्टिविटी के बारे में बताना चाहता हूँ. एक तो जो वाटर वेस्ट होता है रेन के अंदर, मेरे को बहुत दुख होता है. वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गन डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ही रिसेंटली मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान में भी एजेड लोगों की, सीनियर सिटीज़न का नंबर बढ़ रहा है और उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते. तो ऐसा कोई सेटअप अगर समाज में आए जिसमें कि सीनियर सिटीज़न जो कि डे केयर सेंटर रहते हैं, क्रैच रहते हैं, उनके साथ को एग्जिस्ट करें, जिसमें कि बच्चे अपने दादा के साथ मिले और दादा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मिले, वो उनको कहानी सुनाए, खेले. तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ किड्स एज वेल एज द ग्रैंड पेरेंट्स. तो दैट इज़ माई ड्रीम. आई हैव बीन जस्ट थिंकिंग, ट्राई टू डू समथिंग, बट आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल सो फार. ओके. और मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे आज के पॉडकास्ट में वो ये है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, पूरी उम्र आपने कई सारे रिसर्चेस किए, बट हर एक व्यक्ति की एक फैमिली लाइफ भी होती है. फैमिली में कई चैलेंजेस आ सकते हैं. तो आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को आपके घर के दरवाजे तक ही सीमित रख के जब आप बीआरसी के अंदर स्टेप इन करते हैं, तो इन दोनों माइंडसेट्स में आप डिफरेंस कैसे करते हैं और पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि ये बहुत आदर्शवाद है कि वो सेपरेट होता है, कर देना चाहिए. कोशिश कर सकते हैं लेकिन हर वक्त सफल नहीं होते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ प्रमोशन के इंटरव्यू होते हैं, और जब प्रमोशन का टाइम आता है तो लोग बहुत पढ़ते हैं ताकि वो इंटरव्यू में पास हो जाएं. तो एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और वो मुझे कहने लगी, पापा मुझे अब पता लग गया कि आप रात को देर तक क्यों पढ़ते हो, क्योंकि मुझे उस अंकल ने बताया है कि आपके पापा का इंटरव्यू है. तो इससे ये अंदाज़ा आपको लगेगा कि मैं अपने ऑफिस की चीज़ों को अपने घर में ज़्यादा डिस्कस करता भी नहीं था, और मेरी फैमिली उससे थोड़ा इंसुलेट ही रहती थी. लेकिन चूंकि हम लोग कॉलोनी के अंदर रहते हैं जहाँ पर सब तरह के लोग हैं, कई बार वो चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती हैं. दूसरा क्या है कि कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको कुछ क्लू नहीं दे रहे हैं. तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है जब तुम घर आते हो. तो कई बार खाते वक्त, सोते वक्त भी वो चीज़ें दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं. तो उसका अब ये आंसर यही है कि कोशिश की जाती है कि इसको दोनों को अलग रखा जाए, तो हर वक्त तुम सफल नहीं होते हो. लेकिन वो एक आदर्श तो यही है कि आप दोनों को आइसोलेट कर दो, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए वो करना थोड़ा कठिन होता है. ओके. तो सर, ऑन क्लोजिंग नोट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आज का जो पूरा सेशन था पॉडकास्ट का, ये आपके लिए कैसा अनुभव था, और हमारे लिए अगर आपके पास कोई टिप्पणी हो या कोई सुझाव हो कि हम लोग इस फॉर्मेट को और बेहतर कर पाएँ. एक तो क्या है कि मैं ये कहूँगा प्रतीक कि भगवान ने आपको इतना बढ़िया चेहरा दिया है, स्माइलिंग चेहरा,
कि आपके सामने बैठ के समय कितना जल्दी बीत जाता है ये पता ही नहीं लगता। तो ईश्वर करे कि आपकी ये स्माइल हमेशा बनी रहे और आप हमारे जैसे व्यक्ति जो कि अब मैं कहूँगा नाचीज़ हैं, उनकी कहानी भी लोगों के सामने ला रहे हैं। इस तरह के काम में ईश्वर आपको सफलता दे। और आपने मुझे कुछ इस तरह का हिंट भी दिया है कि अभी पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं है, आप समाज के लिए दिल से ये काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं उसमें कोई और अधिक ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जोड़िए जो कि आपकी सोच के साथ जुड़े। बिल्कुल। तो उस नोट पे मैं आपको, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर एक बार अगर समय मिले तो आपके साथ साझा ज़रूर होना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पॉडकास्ट कितने लोगों तक पहुंचता है और कितने लोगों को पसंद आता है। ज़रूर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।